लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जनरल का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसको पहले शुरू किया जाना चाहिए था, क्योंकि मालियाती महकमे तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। फाइनेंस से वाबस्ता अफराद को सराहा जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि मालियाती शोबा एक अहम किरदार अदा करता है और खुशहाली की बुनियाद रखता है। जम्मू कश्मीर में अब काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। पहले यहां कोई शफाफियत नहीं थी। पहले अफसरान ने आम लोगों को तकलीफ में डाल रखा था और लोग इन अफसरान से तंग थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शफाफियत है और बिला ताखीर काम हो रहा है। एलजी ने कहा कि लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए काम करने की जरूरत और मसाइब को खत्म करने के तरीके में पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कई इदारों में कुछ बदउनवान अफसर भी मौजूद है जो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए तवील अरसे तक इंतजार करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अफसरान को मुतनब्बे किया और कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि करप्शन में मुलव्वस किसी भी अफसर को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से टैक्स देने की अपील की है ताकि इसे जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी, उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग। ये हम कहना चाहते हैं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते थे। लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आदत थी कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रही, समाप्त कब होगी कभी दिखाई नहीं जाता था। बार बार कहने के बावजूद अब धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अनेक तरह के खेल हुए। इस कैंसर को आप सबने समाप्त किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें अपने कैडर की कही है। मैं संतोष वैद्या अच्छे अफसर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी क्या बेहतर समाधान हो सकता है उस पर आप काम करके रिपोर्ट देंगे। मुझे लगता है कि अब इन किंवदंतियों से इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें बाहर बहुत कुछ हमने ठीक कर लिया है। और मुझे लगता है कि एक बात का ध्यान रखना कि हमारा हर फैसला अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन के असली हकदार आप लोग हैं। ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप सबने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर ने आपका बड़ा योगदान है इसमें कि एक बेहतरीन यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश में अपनी पहचान बना सका है। फिर से एक बार, और जो हमारे नए ऑफिसर्स आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात, परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। ये बात बराबर ध्यान में रखनी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। लंबा लंबा भाषण करना और अपने सब वो गड़बड़ करना, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हम कहते हैं कम से कम वो करने की भी कोशिश करें तो बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जी, मनोज सिन्हा का कहना है कि हमने 16,000 करोड़ रुपए का दिफाई सामान बरामद किया है। मनोज सिन्हा ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर यह बात कही। एलजी ने इस किस्म के सिंपोजियम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। मैं समझता हूं कि ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। वैसे तो नाम इसका 15th है, लेकिन एकेडमिया और मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के ये पहला आयोजन है। स्वाभाविक रूप से अभी स्टॉल्स को हम लोगों ने विजिट किया है और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में युवा प्रतिभा की कमी नहीं है। एक बहुत सराहनीय निर्णय भारत सरकार ने किया, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर देश हम डिफेंस इक्विपमेंट के हो गए। और कुछ लोग कुतर्क देते थे कि साहब एफडीआई नहीं परमिट करना चाहिए। बाहर से हम एफडीआई वाला ही सामान खरीदते थे और अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स एफडीआई ले आकर के मैन्युफैक्चरिंग करें उस पर प्रतिबंध लगाते थे। मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय हुआ है। और 62, 65, 71 और 99 4 युद्ध देश ने लड़े। और जिस तरह से वारफेयर बदल रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता थी कि हमारा देश भी इस तरह के निर्णय ले।
और जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, कि 2027 तक 70% आत्मनिर्भरता भारत को इस क्षेत्र में मिलेगी। आप सबका भी एक दायित्व है, मैं समझता हूँ ये भावना देश के नागरिकों में भी आवे। स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आर्मी के प्रति या फोर्सेस के प्रति सम्मान बहुत है और इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जिसने कभी किसी विवाद से अपना वास्ता नहीं रखा, केवल देश की रक्षा में ही अपने प्राण से जुटे रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4-5 साल में अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और जो मॉडर्न वॉरफेयर होने वाला है उस भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार होगी। और मैं अपने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहता हूँ, एकेडमिया के भी लोग जुड़ गए हैं, एक अच्छा वातावरण बना है, निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने फिर साफ कर दिया कि लद्दाख के इलाके में चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सामान LAC पर तैनात किया जाएगा। वो जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। With any design to have a foothold here, and I think all this credit goes to our great leader Shri Narendra Modi. So do you think all these new technologies that will be incorporated along the line of actual control? That is the aim. It is being done for that. It is being done for that. Let me tell you, when I got my commission 1961, when I joined my battalion, in my battalion that time there was nothing indigenous. Our rifles were 303 made in Buckingham small arms. Our vehicles were Dodge, Ford and all that. Even the watch which I got, that was made in Switzerland. There was nothing which was indigenous. And today, there is nothing which is foreign. Sir, recently Congress leader Rahul Gandhi, visited Ladakh and he claimed that a large portion of land of Ladakh has been occupied by China. I wouldn't comment on anybody's statement, but I will say what is fact, because I have seen myself. There's not even 1 square inch of land which Chinese have occupied, and all our troops, whatsoever might have happened in 1962, that's immaterial after that. But today, we are in occupation of our land to the last inch. Sir, what do you have to say to these leaders who are portraying a very gloomy picture? They are not buying the argument what has been given by the armed forces and acting as spokesperson for China. I wouldn't say anything about that, but I will make a statement of fact. The statement of fact is that our armed forces, they are prepared for any eventuality, and God forbid, if the balloon goes up, people will get bloody nose from us. युवा राजपूत सभा के सदर विक्रम सिंह चिब ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। फिर कहा गया कि G20 कॉन्फ्रेंस की वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी तक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडरान ने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है, इसलिए सभा ने 16 सितंबर के बाद तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। विक्रम सिंह चिब ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने शाम तक उनसे माफी नहीं मांगी तो कल से उनके घर का घेराव किया जाएगा। विक्रम सिंह चिब, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, आपने 15-16 के बाद वापस रिवाइव करने की बात की है टोल प्लाजा पे अपनी एजिटेशन को। बिल्कुल। पहले बंद क्यों की थी और वापस रिवाइव करने के पीछे क्या मकसद है? देखो, जेड़े जम्मू दी समझो बड़ी चेयर उन्हें असें आश्वासन दिता हा, असें आश्वासन दिता गया हा कि G20 जेडी चला दी है, G20 तक वेट किया जाग, असें ओदा वेट किया है, लेकिन अज असें इन्ना वेट होई है कि अज साढ़े पर लांछन लगना स्टार्ट होई है ने। अस वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करके अज प्रशासन भी आ गए कि इस चीज़ पर जल्दी को जल्दी फैसला लै, नहीं तो जल्दी ऐसा ना हो कि 16-17 तरीक के बाद असें फिर सड़कें पर उतरना पवे। कल का क्या प्लान है आपका, क्योंकि आपने कहा पुतला फूकेंगे और बाबे वाली माता जाएंगे मंदिर? मैं पहले आखिर कविंद्र गुप्ता रही कि अज माफी मंगी लैन, नहीं तो कल कविंद्र गुप्ता का पुतला भी फगवाना है। और असें कल एक रैली के टाइप असें कठुआ जाने का प्लान बनाया है, उस असें रैली टाइप से कठुआ जाना लोगों को जागरूक करने वास्ते। अगर माफी मंगते तो पहले कल घराव इनके घर का होगा, उसके बाद बाकी देखिए। कोर्ट में भी आपने कहा ले जाने की बात की है? बिल्कुल, अगर माफी नहीं मंगी गई तो अस लीगल तरीके से भी नहीं हर जगह किसी डिगे। तो अगर माफी नहीं मांगी जाती है कविंद्र गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी CM उनकी तरफ से,
तो कल से उनके घर का घेराव होगा, ये कहना है युवा राजपूत सभा का। और अपनी एजिटेशन टोल प्लाजा के लिए 15-16 तारीख के बाद उसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। युवा राजपूत सभा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने एक तकरीब में 30 मिनट की तकरीर की थी, लेकिन कुछ शरारती अनासर ने सिर्फ 59 सेकंड की वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने YRS के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया, हालांकि वो ये बयान कश्मीर के पत्थरबाजों के तनाजुर में दे रहे थे। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जो कुछ उन्होंने नहीं किया उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता के कथित बयान के बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। युवा राजपूत सभा की तरफ से धमकी दी गई है। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? क्या वो जो बयान था जो आपकी तरफ से जो वायरल हो चुका है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो युवा राजपूत सभा ने ये कहा है कि अगर शाम तक माफी नहीं मांगी गई तो आपके घर का घेराव होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 30 मिनट का वो भाषण था। 30 मिनट के भाषण को किस प्रकार से पाकिस्तान के पत्थरबाजों की भी, जो कश्मीर के पत्थरबाजों की भी बात की गई थी, पैसे लेने को उसके साथ जोड़ा गया। ये सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीजें होती हैं। वहाँ कम से कम 10 चैनल होंगे। तो मैंने जो देखा है वहाँ पर ना तो कोई लोगो है ना कुछ है। तो वो एक पब्लिक मीटिंग में मैं बोल रहा हूँ, और पब्लिक मीटिंग में वो 10 लोगों ने तो कोई इस प्रकार की बात नहीं कही। जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है वो वही व्यक्ति जानता है, बड़ी स्मार्टली उसने ये काम किया है। तो जहां तक युवा राजपूत, ये जो पैसे लेने की बात की गई थी, ये कश्मीर के पत्थरबाजों की बात थी। नोट छापने की बात की गई थी, पाकिस्तान से किस प्रकार से नकली नोट आता था, नोटबंदी की तब बात कही गई थी। ये उसके साथ बात जुड़ी थी। वो 30 मिनट का भाषण पूरा कोई अगर मुझे सुनाए तो उसके बाद उनको सुनना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि युवा राजपूत सभा जो है, जो उन्होंने पीछे एजिटेशन की, वो बिल्कुल साफ शफाफ थी और कोई ऐसी बात नहीं है? युवा राजपूत सभा ने जो वहां पर एजिटेशन की थी, ठीक है, मैंने इस पर जरूर रोष व्यक्त किया था कि वहां पर कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ दूसरे लोग बीजेपी को गालियां निकालने के लिए वहां पर पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू का हित नहीं किया, वो लोग वहां पर जाकर के बीजेपी को गालियां निकालने के लिए भेजे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये टोल के मुद्दे पर इस बात को दिल्ली तक भी लेकर के गई है, और खास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बात की है। हम भी इसी हक में थे। जो 1.5 घंटे का सफर था, 4 घंटे का जब लगे तो तब तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, तब तक स्थगित किया जाना चाहिए। मैंने उधमपुर की भी बात की कि किसी वक्त में जाता था 20 साल तो वहां पर 2.5 घंटे लगते, आज 1 घंटा है, ठीक है, उसके लिए टोल देना चाहिए। ये बात उसके साथ जोड़ी गई, लेकिन पूरी बात जिस प्रकार से जोड़ी जानी चाहिए थी, मुझे लगता है। माफी मांगने की जो बात हो रही है, क्या आप माफी मांगेंगे राजपूत सभा से? देखिए, मैं जरूर कहीं किसी को गलत कहूंगा तो मैं माफी जरूर मांगूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। मैंने सिर्फ पूरी वीडियो सुनने के बाद चीजें पता लगे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने युवा राजपूत सभा के खिलाफ इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता को तनकीद का निशाना बनाया। भल्ला ने कहा कि इस तरह के झूठे इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मायूस है और इसलिए पार्टी लीडर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता के एक बयान से युवा राजपूत सभा आहत में है और उन्होंने फिर एक बार न सिर्फ बीजेपी पे हमला बोला है, बल्कि ये भी कहा है कि वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे टोल प्लाजा के इशू पे। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज भी इस पे बीजेपी पे हमलावर हो गई हैं, और जिस तरह से युवा राजपूत सभा के बारे में कविंद्र गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया है, उस पर चारों तरफ से कंडमनेशन हो रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला। भल्ला साहब, किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं जो कविंद्र गुप्ता ने कहा, उस पर आपकी क्या पहली रिएक्शन? मैं इसका इंडिविजुअली नाम नहीं लेता, लेकिन वो किसी तंजीम से वाबस्ता है। क्या उसका इंडिविजुअल बयान है और भाजपा का बड़ा दिग्गज नेता समझते हैं, और उस बयान से ये लगा कि भाजपा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है जब से जम्मू बंद हुआ। और जिस ढंग से उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेके नहीं, उन्होंने पूरी युवा राजपूत सभा की जो धरने में बैठे थे, धरने में तो सिविल सोसाइटी के सारे लोग बैठे थे, हम लोग भी धरने में बैठे थे। अगर नितिन गडकरी साहब ये बोलते हैं कि वो टोल प्लाजा ही इलीगल है, तो अभी तक खामोशी क्यों?
और मैं समझता हूं जब गवर्नर साहब एलजी साहब ने कहा 2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल आएगा, और आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां समझा है, और जब ये बयान देते हैं कि ये लोग पैसे दे के यहाँ पे बिठाया गया, तो सीधा एक बरादरी पे, एक कम्युनिटी पे, एक कास्ट पे पूरा अटैक यहाँ पे किया। पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, और अमित शाह जी और मोदी साहब जिन्होंने ऐसे आदमी अपनी पार्टियों में यहाँ पे रखे हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग हों, पूरा जम्मू सारा जो था वो कंप्लीट बंद करके उन्होंने दिखा दिया कि इस मुद्दे के साथ वो सारे इकट्ठे हैं। क्या उनको भी पैसे दिए हैं? खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पूर्णिया के डगरुआ थाना के स्वारा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में एक युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। शेखपुरा के बरबीघा धारसेनी गांव में जमीन विवाद में मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया के लौरिया के लाकड़ गांव में सिकरहना नदी में दुर्लभ प्रजाति की मछली मिली है। इस तरह की मछली दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बगहा के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी का कहना है कि बीजेपी युवा राजपूत सभा समेत तमाम तंजीमों के लिए बहुत ज्यादा एहतराम रखती है। कविंद्र गुप्ता ने वजाहत की है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बतौर पार्टी हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं। साथियों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो की क्लिपिंग जो है वो वायरल की जा रही है और कंट्रोवर्सी कोशिश की जा रही है खड़ी करने की। उस वीडियो में कविंदर जी को बोलते हुए दिखाया गया कुछ टिप्पणी राजपूत सभा के बारे में जो आपत्तिजनक है। इस वीडियो वायरल होने के इमीडिएटली बाद कविंदर गुप्ता जी ने खुद ही इसकी सफाई में जो है वो अपना वीडियो दिया है और स्टेटमेंट भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनकी स्टेटमेंट जो है ये तोड़ मोड़ के पेश की गई है, ये वैसी नहीं है जैसी कि वीडियो में दिखाई जा रही है। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसको देखने से भी लगता है कि उसमें एडिटिंग हुई है और कटिंग एंड पेस्टिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को अपने साथ लेके चलती है। हम समाज के सभी संस्थाओं को, सभी सभाओं को अपने साथ रखते हैं और हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। जहां तक युवा राजपूत सभा की बात है तो युवा राजपूत सभा पब्लिक के इश्यूज को रेज करती है और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जो भी पब्लिक के इश्यूज को रेज करता है उसका सम्मान होना चाहिए। युवा राजपूत सभा भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर नहीं है। युवा राजपूत सभा के भी बड़े लीडर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, ताल्लुक रखते हैं। हमारे ही भाई और बच्चे हैं जो युवा राजपूत सभा के नाम के ऊपर जो है वो पब्लिक के इश्यूज उठाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सोनावारी के इंचार्ज हिलाल अकबर लो ने दिल्ली से वापसी पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि
उन्हें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि वो आईन से अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए हलफनामा जमा कराएं और इसलिए उन्होंने इस पर अमल किया है। मुखालिफ लीडरों की राय पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी कौमियत साबित करने को शर्मनाक करार दिया था, हिलालो ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो लोग हमारे हलफनामा जमा कराने पर तनकीद कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? ये अदालत का हुक्म था और हमने इस पर अमल किया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और रुकन असेंबली अकबर लोन पहले ही हलफ उठा चुके हैं। पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी हम हिंदुस्तानी हैं और हमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। देखो, जब लोन साहब ने ऑलरेडी हलफ लिया है, 3 बार उसने वो हलफ लिया है असेंबली में, 4थी बार पार्लियामेंट में लिया है। दिस वाज रिटरेशन ऑफ द ओथ, कुछ ज्यादा नहीं था, रिटरेशन ऑफ द ओथ। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप एफिडेविट फॉलो करिएगा, हमने फाइल किया, वी फॉलो दैट डायरेक्शन हमने फॉलो की। लेकिन जो आप तनकीद, इसमें तनकीद कहाँ से आ गई? उनसे पूछेगा, जो हमें तनकीद का निशाना बनाए, उनसे पूछेगा कहाँ पे तनकीद है। अगर रिटरेशन ऑफ द ओथ है ये एफिडेविट जो है, अब उसमें तनकीद कैसे? वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या जो हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं? साबिक मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन और जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद शफी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दफा 370 का फैसला दिसंबर में मुतवक्का है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस करने वाली वुकला की टीम को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि वुकला ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के कवानीन की बहाली के हक में बेहतरीन अंदाज में दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर गलत है। इरफान लोन साहब, जफर शाह साहब और अपने मुजफ्फर बेग साहब, उसके अलावा 19 हमारे कपिल सिब्बल साहब, राजीव धवन साहब, गोपाला शंकरन, प्रशांतु साहब, सीयू सिंह, दुश्मन दवे साहब, नित्या रामाकृष्णन, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल सुब्रमण्यम, और उसके बाद हमारे जो हमारे वहाँ पे उनके साथ जो लॉयर्स थे, जिसमें कश्मीर से खास करके तौसीफ साहब थे और अपने एडवोकेट इरफान लोन साहब खुसूसन, और आपके एक दूसरे अपने बेग साहब के साथ थे। इन सब लॉयर्स 19 नंबर्स था उनका। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग और मैं खुद अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, PAGD की तरफ से उन सब का बहुत ही आभारी हूं, बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना जो 370 का और 35A का केस वहां रखा, जिस पर हमने बिहाइंड द कर्टन्स बहुत से लोगों ने उस पर बहुत काम किया, चाहे वो तारिगामी साहब हों, चाहे अपने ये MP साहब हों, हमारे मसूदी साहब हों, मैं हूं, अपने कपिल काक साहब हों, राधा कुमार जी हों, और जो हमारी जितनी भी टीम्स थी उनने बहुत तरीके से वो काम किया। और इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने ये केस हैंड्स डाउन जीता हुआ है। यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया सदर श्रीनिवास सबीवी ने मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में खासतौर पर नौजवान बेरोजगारी के संगीन मसले की वजह से नाराज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास गरीबों के लिए कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया इत्तेहाद आने वाले वक्त में NDA को शिकस्त देने वाला है। G20 पर उन्होंने कहा कि इससे मोदी क़यादत वाली हुकूमत को सियासी तौर पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। कर्नाटक के मामले पर उन्होंने JDS को ये कहते हुए निशाना बनाया कि इस पार्टी के लीडरों में कोई इखलाकियत नहीं है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए है BV श्रीनिवास, ये नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। जम्मू आए आप और बहुत ही जबरदस्त आपका खैर मकदम हुआ, वेलकम हुआ। ये बताइए पहले कि आप टूर करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्या क्या आवाज आ रही है खासकर यूथ के बारे में? सबसे पहले ये जानना हो क्या इश्यूज हैं यूथ के और जो आपको लगता है कि पिछले 9 साल में उनके एड्रेस नहीं हुए? देखिए, क्लियर एक साफ साफ बात है, इस देश में बीजेपी मोदी सरकार ने किसी के साथ विश्वासघात किया है, इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। उनके इतने बड़े बड़े सपना दिखाया, ये एक भी पूरा नहीं कर पाया। जो अच्छे दिन का बात हो, 2 करोड़ का नौकरी का बात हो, और तमाम ऐसे बातें बोले, एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो कांग्रेस पार्टी जो अभी कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, आप देख सकते हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो बोला है वो काम इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, वो लोग बोलने में विश्वास करता है, नया नया चीजें लेके आता है। 9 साल दिया तो कोई इन लोगों का विजनरी काम नहीं है। आपस में लड़ाना,
मणिपुर इस देश में है। मणिपुर में एक बार 5 महीने हो रहा है। 1 मिनट का काम है, बैठ के उसको दोनों कम्युनिटी के साथ बैठ के मेथियो कुकियो वहां का लीडर्स के साथ बैठ के सॉल्व करने का था, वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी एटलीस्ट G20 खत्म हो गया, अभी कब जाएगा मैं भी पूछ रहा हूं। और ये युवा को जो आप लोग ने इतने बड़ा आश्वासन दिया वो कब पूरा कर पा रहे हैं बताना चाहिए। तो आने वाले 5 राज्य में इसको समझ में आ गया, बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं जीत रहा है, इसीलिए नया नया जो फंडा लेके आ रहे हैं, वन मैन वन नेशन, ये तमाम इस तरीके का गुमराने के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। अभी जनता इनको कर्नाटक के चुनाव के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको ये कितना भी इनके पास झूठ बचे थे सारे इन लोग ने भेज दिया है। झूठ को भी शर्म आने लगा। बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर सूफी यूसुफ को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने सूफी यूसुफ से 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। बीजेपी ने कार्रवाई जेर इल्तवा रहने तक बराह रास्त या बिलवास तौर पर मीडिया के साथ बातचीत न करने की भी हिदायत दी है। सूफी यूसुफ को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं और अपने सियासी मामलात में वाज़ेह तौर पर बेज़ाब्तगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। IIT जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने इसका इफ्तिताह किया और इस मौके पर GOC शुमाली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। IIT जम्मू का स्टाफ और तलबा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस सिंपोजियम के लिए 180 सनती शिराकतदारों ने इंदराज कराया है। इस मौके पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। शुमाली कमांड और IIT जम्मू के दरमियान ताउन फौज और तालीमी इदारों की एक अच्छी मिसाल है। इस पहल का मकसद नए स्टार्टअप्स के एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है और इसका मकसद शुरा के तकनीकी इल्म के बुनियाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात में इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माहौल दोस्त अंदाज में किया जाना चाहिए। Institutions like IIT Jammu are hubs of innovation where the brightest young minds are nurtured and guided to push the boundaries of what is possible. The main objective of the Northern Tech Symposium 2023 is to augment technological knowledge base of participants and acquaint them with state-of-the-art technologies and commercially off-the-shelf solutions, or the COTS as we say, available in the defense sector. It is with the underlying aim to create awareness of contemporary technologies and hardware solutions available with Indian defense manufacturers under Atmanirbharata to meet ever-evolving dynamics in Northern Command with indigenous, innovative and future-proof technologies. The armed forces, in keeping with the initiatives of the Government of India, are committed to provide the necessary push and impetus to our defense manufacturers. The fact that India's defense exports have risen to an all-time high and that foreign governments are keen to procuring Indian weapons and systems amply establishes the potential that indigenous defense sector holds. The event is expected to enable greater engagements with Indian private sector, R&D organizations, giving an impetus to Atmanirbhar Bharat campaign. The concept of integrated warfare, where the Army, Navy, Air Force and other branches of the armed forces work seamlessly together, is essential in today's complex security environment. We must leverage technology to enhance interoperability and coordination among our forces. Furthermore, the defense sector is not immune to the broader challenges of sustainability and environmental impact. We must seek solutions that not only bolster our national security but also mitigate the environmental footprint of our operations. Use of technology must be made in an environmentally conscious
manner. Let us embrace this opportunity to push the boundaries of our collective knowledge and pave a way for a safer, more secure world. जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, टेक्नोलॉजी में तरक्की जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के सेमिनारों से मौसर इंसदाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में मदद करेगी। ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, आज जो टेक सिंपोजियम यहाँ पे हुआ है, कितना बड़ा एक फायदा हो सकता है जब आर्मी, इंडस्ट्री और एकेडमिया एक साथ में? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक ऐसे जो होते थे नॉट टेक सिंपोजियम जैसी जो चीज़ है वो यहाँ पहली बार हुई है जो जम्मू कश्मीर में हुई। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे एक इकोसिस्टम मिलने वाला है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ तक मिलिट्री का फायदा है, जो ट्रॉयका जैसे आपने सुना तो ओपनिंग एड्रेस में कि मिलिट्री, एकेडमिया और इंडस्ट्री तीनों एक साथ मिल बांट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी को कैसे हमने एक्सप्लॉयट करना है। क्योंकि आज आप देखेंगे मैन एंड मशीन का जो कॉम्बिनेशन है वो निहायत जरूरी है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन उतनी अच्छी काबिलियत। सर, जैसे आपने कहा कि मैन और मशीनरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा है सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ड्रोन का चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सिंपोजियम में जो इनोवेशंस हैं, किस तरह की इनोवेशंस हैं जिससे आर्मी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एडवर्सरीज हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके? बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा चैलेंज है, स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी लिए यहाँ पर जो काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट आया हुआ है वो हमारे लिए देखना निहायत ज़रूरी है और इसमें टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो यहाँ बैठ के हम यही सोच विचार करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आने वाली है और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आगे आने वाले दिनों में काम आने वाली है, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सेमिनार, क्योंकि आगे जो मॉडर्नाइजेशन, आगे जो चैलेंजेस है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक अंतिम कदम है और उससे हमारे और भी कदम निकलने वाले हैं। तो ये जो है हमारी एक शुरुआत है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा होगा यहाँ पर, चूंकि हम तीनों बैठे हुए हैं यानी मिलिट्री, इंडस्ट्री और एकेडमिया, आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में सोच विचार का मौका मिलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पूर्णिया के डगरुआ थाना के स्वारा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में एक युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। शेखपुरा के बरबीघा धारसेनी गांव में जमीन विवाद में मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया के लौरिया के लाकड़ गांव में सिकरहना नदी में दुर्लभ प्रजाति की मछली मिली है। इस तरह की मछली दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बगहा के हरहा नदी में 1 साल पहले ये मछली मिली थी। वैशाली पुलिस ने लूटपाट के एक गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। ये गिरोह मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर सक्रिय था। समस्तीपुर के साइबर थाने की पुलिस ने सेव वैल्यू कंपनी के CSP देने के नाम पर
1,53,000 रुपए की ठगी के मामले की बात कही है। मामले में आरोपी शशिकांत कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी के पास से लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के गोलहर पुल के पास हुई ऑटो लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले के 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने छापेमारी की और शराब की तस्करी में सदर विधायक कुसुम देवी के देवर अशोक सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव के पास की गई है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। बौंसी थाना क्षेत्र के सांझोत्री के पास एक गाड़ी की जांच की गई जिसमें शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद में उत्पाद ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बैट सेस्मिक सेंसर और स्मार्ट फेंसिंग के साथ सामने आया है जिसका इस्तेमाल एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जमीन पर और नीचे सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए किया जा सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बेसिकली ये सिस्मिक सेंसर है, इसको हम लोग ग्राउंड के अंदर बरी करते हैं और फिर इसलिए डिटेक्शन स्टार्ट करता है। इसका डिटेक्शन रेंज 100 मीटर के आसपास फॉर पर्सन रहता है। तो ये अबाउट द ग्राउंड डिटेक्शन के लिए है, ये टनलिंग डिटेक्शन के लिए भी है। तो अगर कोई मूवमेंट अंडर द ग्राउंड है तो उसका भी ये डिटेक्शन करता है। आपने देखा कि ये उनका ये साफ कहना है कि अगर कोई ग्राउंड के ऊपर से आता है या अगर टनल का इस्तेमाल किया जाता है, हमने देखा है खासतौर पे जम्मू का जो सेक्टर है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से टनल्स का इस्तेमाल किया जाता है घुसपैठियों को इस पार भेजने के लिए, तो उसमें ये काफी कारआमद साबित हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो कंट्रोल लाइन है, हमने देखा या बॉर्डर है, कई जगहों पर हमारे फेंसिंग लगी हुई, मतलब वो फेंसिंग इस तरह की होती है, ये फेंसिंग है और उसके बाद उस पर अगर कोई भी उस जगह पर कोई हरकत हो तो उस पर इस तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा एक खास किस्म की जो फेंसिंग है वो लगाई गई है, बनाई गई है। ये वो फेंसिंग है। ये इस फेंसिंग की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसके अंदर ही सेंसर्स ऑलरेडी फिट किए गए हैं, यानी अगर कुछ किसी भी तरह से कोई भी मूवमेंट उस तरफ से होती है, अगर कोई भी इस फेंस के आसपास आता है तो उसका एकदम से जो इन्फॉर्मेशन है वो कमांड सेंटर को भेजी जा सकती है और उसके बाद जो एक्शन किया जाना होता है फौज की तरफ से, सेना की तरफ से, जो वहां पर मौजूद होते हैं वो उसके खिलाफ एक्शन करते हैं। इस तरह से घुसपैठ करने की या कोई एडवर्सरी की तरफ से अगर कोई और नापाक साजिश अंजाम देने की कोशिश की जा रही हो तो उसको इससे वक्त रहते ही निष्क्रिय किया जा सकता है, उसको नाकाम किया जा सकता है। तो ये जो फेंसिंग है, हम यहाँ जानना चाहेंगे और क्या कुछ इसमें जानकारी है। सर, ये जो फेंसिंग यहाँ ये लगाई गई है इसमें क्या कुछ और खसूसियत है? पहले तो मैं बताता हूँ कि ये जो पूरा फेंसिंग सिस्टम है, फेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है पूरा। पहले की जो फेंसिंग थी वो एक पैसिव फेंस था, उसके ऊपर एक अलग से वाइब्रेशन सेंसर लगता था, तो वो सेंसिटिव होता है कट करने के लिए। अभी ये कैसा है कि ये सेंसर है, फेंस है विद अ सेंसर इन इटसेल्फ, तो पूरे केबल में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है, तो अगर कोई एक लाइन कट करने की कोशिश करता है तो कंट्रोल रूम में अलार्म आ जाता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल फौज के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को असलहे की मुंतकली और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तहकीकार और जदीद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ आ रहे हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी की नुमाइश जम्मू में मुनक्किदा नॉर्थ टेक सिंपोजियम में की जा रही है। मनोज कौल मजीद तफसीलात दे रहे हैं। पैसिव आरएफ सिस्टम है। जब ड्रोन को पायलट किया जाता है तो ड्रोन और उसके पायलट के बीच में एक रेडियो लिंक बनाई जाती है। वो रेडियो लिंक को हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं। ये वाले सिस्टम से उसकी लोकेशन ढूंढी जा सकती है। अब जब वो बॉर्डर को क्रॉस करे तो हम उसको किसी प्रकार के सॉफ्ट किल मैकेनिज्म से जैम करके निष्क्रिय कर सकते हैं। हम उसका कम्युनिकेशन काटते हैं जिससे वो उसका कंट्रोल हाथ से चले जाता है। दूसरी चीज, उसका नेविगेशन उड़ा देते हैं जिससे वो ड्रोन वापस अपने टेरिटरी में या रिटर्न ना हो पाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम है और इसकी कैपेबिलिटी इज क्वाइट इफेक्टिव।
कितनी दूरी तक हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और उसके सिग्नल को जैम कर सकता है? सर, दूरी जितना पावरफुल ड्रोन होगा उतना हम दूर से देख सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन को डिटेक्ट और निष्क्रिय किया जा सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा सांबा के सरहदी इलाके में दरियाए देवक पर BRO की तरफ से बनाए गए पुल का इफ्तिताह करेंगे। सरहद पर सिक्योरिटी के पेश नजर इस पुल को अहम समझा जाता है और ये सरहदी इलाके के लिए काफी अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में BRO की तरफ से मुकम्मल किए गए कामों का इफ्तिताह और नए कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें सुरंग और कई अहम सड़कें शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और वो सांबा में देवक नदी पर बनाए गए BRO की तरफ से पुल का उद्घाटन करेंगे। हम उसी जगह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर BRO की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। कल यहाँ पर पहुंचे के देश के रक्षा मंत्री, खासकर आपको बताते चले ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है सांबा सेक्टर का, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस ब्रिज को जो है BRO की तरफ से बनाया गया है और 23 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और 422 मीटर लंबी इसकी लेंथ है। और लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाजे से ये अहम ब्रिज माना जा रहा है और इसी तरह कई और जो ब्रिज है वो और कई टनल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में जो बनाई गई हैं, जहां बनने जा रही हैं, उनका शिलान्यास जो है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो अपने हाथों से करेंगे और यहीं से करेंगे। और मैं इस वक्त आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पंडाल जो है वो सजाया जा रहा है BRO की तरफ से, जहाँ पर इंतजाम जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कई BRO के बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और पहले जहाँ पर गणेश पूजा की जाएगी, जैसे ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचेंगे पहले गणेश पूजा की जाएगी, उसके बाद इस ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। और सुरक्षा की लिहाजे से अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीमावर्ती इलाका ये लगता है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही दिनों से 2-3 दिन पहले से ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा को पूरे बॉर्डर इलाके में कड़ा कर दिया गया। आप इस वक्त में इस तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, कल यहाँ से रक्षा मंत्री हैं जो वो यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, जहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ से वो संबोधित करेंगे। और BRO की तरफ से 90 के करीब जो काम जो जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, जहाँ कई कामों का वो शिलान्यास रखेंगे और कई कामों का वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई बीच में टनल होंगे, अहम रोड होंगे जो सीमा के साथ टच करते होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि कश्मीरी सेब की सनत को बचाने के लिए अमरीकी और दीगर ममालिक के सेब की बरामदगी पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हैं, ताहम क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। यारीपुरा में आज एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक रोजा एप्पल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला भर के फ्रूट ग्रोवर्स और इस सनत से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। बस अड्डा यारीपुरा कुलगाम में मुनक्किदा कन्वेंशन में CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खिताब किया, जबकि इस मौके पर ज़हूर अहमद, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अब्बास, रमेश भट्ट और दीगर लीडरान ने शिरकत की। तारिगामी ने कहा कि किसानों के मुतालबात पर सरकार गौरखौज नहीं करती है और यही वजह है कि किसान कसम पुर्सी की हालत में है। ये जो एप्पल फार्मर्स फेडरेशन है, हिमाचल के ग्रोवर्स, उत्तराखंड के, कश्मीर के ग्रोवर्स, हमने ये मुतालबा किया है कि जो भी इम्पोर्टेड, जो भी बाहर से यहाँ सेब आ जाए उन पर 100% पाबंदी होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हमारा सेब मुतासर होता है, हमारे मुल्क की मंडी हमारे सेब के लिए होनी चाहिए। हमारा सेब ज़ाया हो, हमारा ग्रोवर नुकसान में रहे और हम अमेरिका से सेब लाने के लिए उनको राहत दे, मुनासिब नहीं है। ये कहनी और करनी में फ़र्क है, जिसको सरकार को सोचना चाहिए। और जो भी इम्पोर्ट्स हैं, जहाँ तक सेब का ताल्लुक है, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। 100% उनमें रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, ताकि हमारा सेब, हमारे मुल्क का सेब यहाँ हमारी मंडियों में ही रहे। मैंने ये भी कहा, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, डेवलपमेंट के ये माने नहीं है कि हम सिर्फ चर्चा करें अखबारों में। डेवलपमेंट ज़मीन की सतह पर भी नजर आनी चाहिए। जैसे कि अभी स्मार्ट मीटर्स ने हाहाकार मचा दी है हर सतह पर, और ये मुतालबा रहा है हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का, खास तौर पर जो सेब बनाने वालों का, कि जो C लेवल का फ्रूट है, C कैटेगरी का फ्रूट है, उसे प्रोक्योर कर ले सरकार।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अमेरिका से दरामद होने वाले अखरोट और सेब पर इजाफी टैरिफ उठाने पर तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने कहा कि इस इकदाम से कश्मीर की सेब और अखरोट की सनत मुतासर होने का खदशा है, जो उनकी मईशत का बुनियादी जरिया है। उन्होंने कहा कि एक बार इजाफी महसूलात उठाए जाने के बाद अमरीकी सेब और अखरोट मकामी मार्केट पर हावी हो सकते हैं, जो माजी से जाहिर है, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एहतियात से इकदाम उठाना चाहिए ताकि मकामी काश्तकार मुतासिर न हो। यूएस से आने वाले मेवे, चाहे उसमें सेब हों चाहे उसमें अखरोट हों, उस पे जो एक्स्ट्रा टैरिफ था उसको हटाया गया है। उसका असर जम्मू कश्मीर, खासकर जो कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री है, चाहे उसमें सेब हो चाहे उसमें अखरोट है, उस पे पड़ेगा। इसलिए हमारी मरकजी हुकूमत से, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अपील है और गवर्नर इंतजामिया से अपील है कि इस पे जम्मू कश्मीर के लाखों जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो भी इस पे होली एंड सोली डिपेंडेंट है, क्योंकि आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का सेब बहुत मशहूर है दुनिया भर में, और खासकर जो अखरोट है, तो लाखों घर इससे पलते हैं। अगर यहां जम्मू कश्मीर का जो सेब है या अखरोट है इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। और आपने देखा जिस तरीके से 2019 पे या कोविड में जो नुकसानात हमारे मेवे की इंडस्ट्री को झेलने पड़े, तो वो आपके सामने है। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि आप इस पे गौर करिए और इसका असर जम्मू कश्मीर के मेवात की इंडस्ट्री पे नहीं पड़ना चाहिए। यही हमारी मांग है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।